नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्टूडेंट्स, हमने 11th स्टैंडर्ड के इकोनॉमिक्स का टोटल 6 चैप्टर का एक्सरसाइज सॉल्व किया है। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। ठीक है, तो ये पूरे चैप्टर के एक्सरसाइज को हम सॉल्व करने के साथ साथ एक्सप्लेन भी बहुत बेटर तरीके से करने वाले हैं। तो अब मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को जितना हो सके उतना लोगों को शेयर कीजिए, बिकॉज शेयरिंग इज़ कैरिंग। चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? फाइंड द ऑड वर्ड आउट। तो इसमें आपको क्वेश्चन दिया हुआ है अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट से आपको क्या समझ में आता है? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट आता है उसका, इट इज़ अ पार्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है। टेक्नोलॉजिकल भी है, लेकिन डिस्गस्ट अनएम्प्लॉयमेंट की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है? ये है हमारा रूरल अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? स्टेट विद द हाई रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ पे है? त्रिपुरा में है। ठीक है, तो दिस इज़ द करेक्ट आंसर। देखो मैंने इसको दूसरे इससे भी किया हुआ है तो आपको शायद समझ में आएगा। ओके, सो नेक्स्ट आता है अनएम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम 1972। पहला है यहाँ पे जवाहर रोजगार योजना 1989, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना 1999 और थर्ड है डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। तो डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म पढ़ के ही हमें समझ में आ जाता है तो ये किसी तरीके का जो है डेवलपमेंट मतलब किस तरीके का एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम का स्कीम नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट फ्रॉम द गिवन इलस्ट्रेशन। सबसे पहला पूछा गया है हसन शेख एम्प्लॉयड 7 वर्कर लेस देन यूजुअल नंबर ऑफ वर्क ऑन द फार्म इन स्पाइट ऑफ दिस आउटपुट रिमेन द सेम। मैंने आपको बताया कि अगर एक जगह जिस जगह पे 5 लोगों की रिक्वायरमेंट है, स्टिल वहाँ पे 10 से ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट को डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। सो डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन विच सरप्लस मैन पावर हैज़ जीरो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी। मतलब चाहे 10 लोग भी काम करें, प्रोडक्टिविटी जो है वो सेम ही आती है। नंबर 2 क्वेश्चन इज यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी इन द प्रिंटिंग इंडस्ट्री हैज़ लेड द अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग सर्वल वर्कर। तो ये क्या हो जाएगा? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, क्योंकि यहाँ पर टेक्नोलॉजी के आने की वजह से अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हुई है। तो एक्सप्लेन क्या करोगे इसको? टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइज ड्यू टू यूज ऑफ मॉडर्न कैपिटल इन्वेस्टमेंट इंटेंसिव टेक्नोलॉजी। थर्ड क्या है? Satish has completed his post graduation and he is desperately expecting a job, but फिर भी जॉब नहीं मिल रही। वो क्या हो जाएगा? एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। एक्सप्लेनेशन की अगर बात करें तो एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट इन विच एजुकेटेड पीपल आर विलिंगली वांट वर्क बट दे डिड नॉट गेट अ जॉब। मतलब ये एक पार्ट ऑफ क्या है? अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट का पार्ट है, जहाँ पे लोग पढ़े लिखे तो होते हैं और वो जॉब भी एक्सपेक्ट करते हैं पर उनको जॉब मिलती नहीं है। ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन आता है इन अ सर्टेन एग्रीकल्चर रूरल एरिया ऑफ महाराष्ट्र ओनली खरीफ क्रॉप आर ग्रोन, सो देयरफॉर एम्प्लॉयमेंट इज़ अवेलेबल टिल मंथ ऑफ अक्टूबर। अब ये याद करो, मतलब ये इसको कैसे समझते हैं? अगर आप महाराष्ट्र के बच्चे हो, स्टूडेंट्स हो, तो आपको पता होगा कि जो मूर्तिकार गणपति के टाइम पे इतना ज़ोरों शोरों से मार्केट में आते हैं, यानी कि उनकी डिमांड बढ़ जाती है, और नवरात्रि के टाइम पे भी आएंगे, बट रेस्ट ऑफ द ईयर वो क्या होते हैं? अनएम्प्लॉयड होते हैं। यानी कि ऐसे टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट को सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ओके, सो एक्सप्लेन कैसे करेंगे? सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज अ टाइप ऑफ रूरल अनएम्प्लॉयमेंट इन विच लार्ज नंबर ऑफ पीपल आर अनएम्प्लॉयड इन द सीजन बट रिमेन अनएम्प्लॉयड इन द ऑफ सीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कंप्लीट द कोरिलेशन। सबसे पहले आता है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, जिसे हम टूरिस्ट गाइड कहते हैं, है ना। टूरिस्ट एक सीज़न में आता है, रेस्ट ऑफ टाइम तो वो अनएम्प्लॉयड रहता है। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट में हम ग्रेजुएट को लेंगे। अब यहाँ पे डिस्गस्ड अनएम्प्लॉयमेंट में रूरल अनएम्प्लॉयमेंट आएगा और अर्बन में इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट आएगा। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल और फ्लक्चुएशन इन बिजनेस एक्टिविटी, तो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। मनरेगा में आएगा गारंटी वेज एम्प्लॉयमेंट और ट्राइजम में आएगा अनेबल टू बिकम अ सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, है ना, इनेबल। फिर वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज में आएगा इकोनॉमिक इफेक्ट और सोशल इफेक्ट में आएगा लॉस ऑफ ह्यूमन डिग्निटी।
अब यहाँ पे एक नेक्स्ट क्वेश्चन है जहाँ पे बताया गया है कि आपको चार्ट देकर ऑब्जर्व करना है और जो वहाँ उसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछ जाएंगे वो आपको आंसर करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है, प्रोडक्शन डज नॉट इंक्रीज इफ एडिशनल वर्कर इज अनएम्प्लॉयड, आर प्रोडक्शन डज नॉट डिक्रीज इफ वर्कर इज रिड्यूस फ्रॉम द फार्म। ये क्या होगा, ये होगा डिस्गर्स्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अभी थोड़ा टाइम पहले एक्सप्लेन किया मैंने। सेकेंड है, अ वर्कर इज थ्रोन आउट ऑफ जॉब बिकॉज ऑफ कंप्यूटराइजेशन, तो ये क्या हो जाएगा, टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट। थर्ड क्वेश्चन, शरद वॉज फोर्स्ड इन रिटर्न बैक टू इंडिया फ्रॉम यूएसए ड्यू टू डिप्रेशन इन आईटी सेक्टर, ये क्या हो जाएगा, साइक्लिकल, क्योंकि डिप्रेशन आने की वजह से जो है लोगों को जॉब से निकाल दिया जाता है, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी इतना ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है। फोर्थ आता है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ग्रेजुएट वसंत इज सिटिंग आइडल एट होम, उसे कहते हैं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड। मतलब आपके पास डिग्री भी है, स्किल भी है, फिर भी आपको जॉब नहीं मिल रहा है, तो आप उसे एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें तो यहाँ पे आपको Q1 Q3 कैलकुलेट करना है, जो आपको न्यूमेरिकल डेटा यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे डेट, ये आपका ईयर, नंबर ऑफ ईयर्स है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। सबसे पहले आपको CF फाइंड आउट करना है, ये थर्ड चैप्टर में भी पढ़ाया है मैंने। तो सबसे इसको CF कैसे कैलकुलेट करते हैं, पहला 3.7 एज यूजुअल आएगा, फिर 3.75 में 3.54 को ऐड किया तो 7.29 आएगा, 7.29 में 3.35 ऐड किया तो 10.82 आएगा, और 10.82 में 3.6 ऐड किया तो 10.44 आएगा। ऐसे ही आप ऐड करते जाओगे तो आपको मिलेगा n नंबर, जिसको कहते हैं 31.83। अब इसका फॉर्मूला क्या है, Q1 का साइज ऑफ n+1 डिवाइड बाय 4, क्योंकि क्वार्टाइल कैलकुलेट करना है इसलिए 4 आएगा, इज टू ऑब्जर्वेशन। सो देयरफॉर हमें n कितना मिला है 31.83, और +1 किया तो हमारा हो जाए 32.83। ओके, और डिवाइड बाय 4 किया तो हमें आंसर मिलेगा 8.21 ऑब्जर्वेशन, यानी कि डेसिमल मिला है। ओके, अब डेसिमल में ये 8.21 किस में लाइस होता है, वो होता है यहाँ पे 2011 में, तो आपका आंसर हो जाएगा 10.82। ठीक है, अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन Q3 कैलकुलेट करना है, तो अगेन फॉर्मूला होगा साइज ऑफ 3.1 डिवाइड बाय 3.1 प्लस, सॉरी अच्छा ओके, एक मिस्टेक हो गई यहाँ पे, ये यहाँ पे अच्छा 1 सॉरी 1 करेक्ट है। अब देखो यहाँ पे जब हम लोग Q3 कैलकुलेट करते हैं ना, तो यहाँ पे बाहर 3 इसलिए आता है, ये I है, फॉर्मूला में इसे I लिखा जाता है, ये इसलिए यहाँ पे आता है क्योंकि आपको 3 कैलकुलेट करना है। और यहाँ पे आप देख रहे होगे कि क्योंकि यहाँ पे 1 लिखा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे 1 कैलकुलेट करना था। ठीक है, सो 31.83 + 1 डिवाइड बाय 4 इज टू ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों को अब हमें इसका डिवाइड किया तो हमें आंसर मिला 8.21, और 8.21 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 24.63 ऑब्जर्वेशन। अब ये किस में लाइस हो रहा है, 2015 में, तो आपका आंसर क्या होगा 24.8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, आंसर द फॉलोइंग इन डिटेल। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा गया है आपको, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ इंडस्ट्रियल अनएम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहला अनएम्प्लॉयमेंट है टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पर टेक्नोलॉजी के चेंज होने की वजह से जो है अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होती है। तो पॉइंट यहाँ पे आप पॉइंट वाइज लिखोगे तो ज़्यादा बेटर है। टेक्नोलॉजिकल अनएम्प्लॉयमेंट अराइजेज बिकॉज ऑफ चेंज इन टेक्नोलॉजी। दूसरा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज़ ए कैपिटल इंटेंसिव, तो ये क्या करता है, लेबर को कम करता है, यानी कि लेबर इंटेंसिव जो इंडस्ट्री है वो कम हो जाती है। Third, when new company are introduced in the industrial sector, existing worker become unemployed due to lack of proper training. Example, computerization introduce a robotic technology. So let technological unemployment arise. अब यहाँ पर क्या होता है कि जब किसी कंपनी में ना किसी कंपनी में या किसी इंडस्ट्री में जहाँ पे लोग लेबर ज़्यादा काम करते थे, वहाँ पे अगर मशीनरी को इंट्रोड्यूस किया जाए तो बट ऑब्वियस वहाँ के जो लोग हैं वो क्या हो जाएंगे, अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे। तो जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है वो हमेशा कैपिटल इंटेंसिव होती है, ना कि लेबर इंटेंसिव होती है। दूसरा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है, जब किसी भी मशीनरी के ब्रेकडाउन से या पावर फेलियर से या शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल से या स्ट्राइक बाय वर्कर की वजह से काम थोड़े दिनों के लिए ठप हो जाता है, ऐसा टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट को फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। ये अनएम्प्लॉयमेंट टेम्पररी बाय नेचर होता है, क्योंकि सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के लिए होता है, उसके बाद ये फिर ऑटोमेटिक चालू हो जाता है।
सो नेक्स्ट आता है साइक्लिकल एम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे फ्लक्चुएशन देखा जाता है बिजनेस में, जिसकी वजह से बिजनेस के बंद होने के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं, उसे कहते हैं साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, सो साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट द रिजल्ट ऑफ साइक्लिकल फ्लक्चुएशन इन बिजनेस एक्टिविटी। सेकेंड, एवरी इकोनॉमी पासिस थ्रू द, चाहे कोई भी इकोनॉमी हो वो इस फेज से गुजरती, चाहे वो प्रोस्पैरिटी हो चाहे वो डिप्रेशन हो। सो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ डिप्रेशन क्या होता है, इफेक्टिव डिमांड जो है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से प्राइस कम होती है, प्रॉफिट कम होता है प्रोड्यूसर को, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट में कमी आती है और कमोडिटी और प्रोडक्शन कम हो जाता है। और प्रोडक्शन कम होता है तो जो लोगों की जॉब होती है उनसे छिन जाती है, क्योंकि जब सिंपल सी बात है, किसी कंपनी को अगर प्रॉफिट ही नहीं होगा तो वो लोगों को हायर क्यों करना चाहेगा, है ना। नेक्स्ट आता है स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। सो ड्रास्टिक चेंज इन द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ कंट्री लीड्स टू स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। किसी तरीके का ड्रास्टिक चेंज हो जाए, जैसे सप्लाई या डिमांड कम हो जाए तो उसकी वजह से आता है, या किसी भी तरीके की गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंजेस आ गया, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल में आ गया, कोई कंपनी एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गई, तो इस ऐसे अनएम्प्लॉयमेंट को स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाता है। यहाँ पर क्या, ये एक टाइम का लॉन्ग टर्म फिनोमिना है। इट टेक प्लेस जहाँ पे मिसमैच होता है बिटवीन वर्क स्किल ऑफ वर्कर एंड जॉब ऑफ एक्चुअली अवेलेबल इन दी मार्केट। एग्जाम्पल दिया है, इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटराइजेशन टाइपिंग हैज़ कॉज अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द मैनुअल टाइपिस्ट। जो मैनुअल टाइपिस्ट हैं उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, कौन कौन से रीज़न है। देखो मैंने यहाँ पे शॉर्टली लिख दिया है, बट आपको हमेशा उस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट हमेशा लिखना है। ठीक है, सो कॉजेस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट सबसे पहला है जॉबलेस ग्रोथ। हमारे इंडिया में पहले से ही क्या है, जॉबलेस सिंस इंडिपेंडेंस से ही जो है जॉबलेस ग्रोथ कंटिन्यू आती जा रही है, तो अभी भी वही चीज़ बनी हुई है। So in India, since independence, the rate of growth of employment has been considerably less than rate of economic growth. So moreover, the rate of economic growth has been adequate enough to absorb the increasing labor force in India, जिसकी वजह से unemployment बढ़ती जा रही है। Next आता है increase in the labor force. As the death rate has rapidly declined without a corresponding fall in birth rate, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, डे बाय डे पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रहा है, जिसकी वजह से जो लेबर है वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं, है ना। अब इसको सिंपल में एक्सप्लेन करना हो आपको, तो आपको ये समझ में आएगा कि डेथ रेट कम हो गई है हमारे भारत में और बर्थ रेट भी कम नहीं हो रही, यानी कि पॉपुलेशन बढ़ते ही जा रहा है। तो डे बाय डे जो लेबर एक्सपांशन है वो बढ़ता ही जा रहा है। एक्सेसिव यूज़ ऑफ मशीनरी, ज़्यादा मशीनरी का यूज़ करने से ही लोग अनएम्प्लॉयड हो जाए, क्योंकि पहले क्या था, लेबर बेस इंटेंसिव इंडस्ट्री थी, अब क्या हो गई, कैपिटल हो गई। तो जो काम लोग करते थे अब वो मशीनरी करता है, जिसकी वजह से मशीन को कंपनी को लोगों की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ पर अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो अराइज होता है। फोर्थ वन है लैक ऑफ स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे लोगों को वोकेशनल स्किल डेवलपमेंट का कोर्स नहीं बताया जाता है, या कंपैरेटिवली बहुत सारी चीज़ें होती हैं, या देयर इज़ अ डेथ ऑफ स्किल मैन पावर नीडेड बाय इंडस्ट्री। तो यहाँ पे ऐसी इसलिए लैक ऑफ स्किल की वजह से भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होता है। एक्सपेक्टेशन टूवर्ड्स द जॉब, अब हम सोचते हैं कि हम ग्रेजुएट हो गए हैं और हमें 15 से 16 हज़ार ही सैलरी चाहिए, पर कंपनी जो है वो 10,000 से ऊपर देने को तैयार नहीं है। या हम सोचते हैं कि हम वाइट कॉलर जॉब, या हम कह सकते हैं हम किसी कंपनी में ही बैठ के काम करेंगे, अदर एक्टिविटी नहीं कर सकते। तो यहाँ पे एक्सपेक्टेशन जो हमारी होती है उसकी वजह से भी हम अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सो एजुकेटेड यूथ इन इंडिया एस्पायर फॉर अ वाइट कॉलर जॉब, देयर इज़ अ lack of innovative entrepreneurial spirit to organize economic activity, so they can be self-employed। तो इसीलिए वो जो ग्रेजुएट होते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, वो भी क्या होते हैं, अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। सीजनल नेचर ऑफ एग्रीकल्चर, जो लोग मानसून के एग्रीकल्चर पर डिपेंडेंट है, जैसे कि यहाँ पे हो गया, वो हमेशा अनएम्प्लॉयड रहते हैं, है ना। जैसे जो मानसून में ही खेती करता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है, प्रॉपर पुअर सॉइल फर्टिलिटी है, या आउटडेटेड प्रोडक्शन टेक्निक है उनके पास, या नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सर्टिफाइड सीड्स या फर्टिलाइजर प्रॉपर नहीं है। तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से जो रूरल एरिया है वहाँ पे लोग जो है वो अनएम्प्लॉयड हो जाते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द स्लो रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब इकोनॉमिक डेवलपमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, या बहुत ही स्लो फॉर्म में हो रहा है, जिसकी वजह से भी
जो है इंडिया के लोग जो है अनएम्प्लॉयड हैं. सो ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ इंडिया इज़ वेरी स्लो. सो इनएडिक्वेट इरीगेशन फैसिलिटी, फर्टिलाइजर, अनसेटिस्फैक्ट्री ग्रोथ ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इज ऑल ड्यू टू इनएडिक्वेट इंडस्ट्रियल एक्सपांशन. इंडस्ट्रियल का एक्सपांशन नहीं होने की वजह से भी. और जो लास्ट पॉइंट है वो माइग्रेशन ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. अब रूरल पॉपुलेशन क्या हो जाता है, माइग्रेट हो जाता है जॉब सर्च करने के चक्कर में, और वहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम होती है. अगर कोई भी इंसान, बेसिक सी बात है, अपना एरिया छोड़ के, अपना जगह छोड़ के कहीं और शिफ्ट होता है तो उसे बहुत सारे प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ता है. वो बेसिक सी बात है. ठीक है, तो माइग्रेशन की वजह से भी जो रूरल पॉपुलेशन है वो अनएम्प्लॉयड हो जाती है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय गवर्नमेंट टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट. तो इसमें नंबर 1 आता है एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम. यहाँ पे गवर्नमेंट ने क्या बोला है, यहाँ पे गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो रूरल या पॉवर्टी एरिया के लोग हैं या रूरल एरिया के स्पेसिफिक, उनका हम लोग जॉब रिलेटेड प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करेंगे. यानी कि उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हम लोग प्रोवाइड करेंगे, गारंटी लेवल पे उनको जॉब प्रोवाइड कराएंगे. दूसरा है स्वर्ण ग्राम स्वराज योजना. ये 1999 में लॉन्च हुई थी और इनका था कि रूरल डेवलपमेंट करना है एंड जो अलाइड एक्टिविटी उसमें भी डेवलपमेंट करना है ना. जो रूरल, इनका भी मेन फोकस था कि जो रूरल पुअर इंडिया के लोग हैं उनको जॉब मिल सके. स्वर्ण जयंती सहाय रोजगार योजना, यहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को मेन फोकस दिया गया, वुमेन को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में ज़्यादा फोकस दिया गया एंड स्किल ट्रेनिंग पे इम्पॉर्टेंस दिया गया, एम्प्लॉयमेंट पोर्शन पे. ओके, यहाँ पे जो सेंट्रल गवर्नमेंट का पोर्शन था 75% इन्वेस्टमेंट था और स्टेट गवर्नमेंट ने 25% ऑफ इन्वेस्टमेंट किया था इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट. नेक्स्ट आता है प्रधानमंत्री रोजगार योजना. ये 1993 में हुई थी, जहाँ पे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को या सस्टेनेबल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को लोगों ने ज़्यादा प्रायोरिटी दी थी. मिलियन ऑफ जो एजुकेटेड लोग, यूथ पब्लिक थी, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिली थी. ट्रेनिंग रूरल यूथ फॉर सेल्फ डेवलपमेंट, इसको ट्राइजम कहते हैं शॉर्ट में, ये 1979 में इंट्रोड्यूस हुई थी. यहाँ पे लोगों को ट्रेनिंग मिलती थी एटलीस्ट 2 लाख की एवरी ईयर यूथ पॉपुलेशन को, ताकि वो जो है सेल्फ एम्प्लॉयड हो सके, यानी कि किसी के अंडर में जॉब करने की जगह अपना खुद का बिजनेस स्टार्टअप कर सकें. और इसको एमर्ज किया गया बाद में स्वर्ण ग्राम स्वराज योजना से 1999 में. जवाहर रोजगार योजना जो 1989 को इंट्रोड्यूस हुआ था, इसमें गवर्नमेंट ने न्यू वेज एम्प्लॉयमेंट स्कीम को इंट्रोड्यूस किया, जहाँ पे इनका जो फर्स्ट फोकस था वो 120 बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट थे, इनको ही जो है एजुकेशन या कह सकते हैं जॉब एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना. ठीक है, फिर बाद में इसको रीनेम किया गया, फिर इसका नाम रखा गया जवाहर ग्राम समृद्धि योजना. नेक्स्ट आता है महात्मा गांधी एज अ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम. तो इसको जो है 2 अक्टूबर को 2009 को लॉन्च किया गया और 31 एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम रीनेम करके ना महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम गारंटी स्कीम रखा गया. और इसमें क्या था, 100 डेज गारंटी वेज प्रोग्राम था, यानी कि 10-100 दिन तक लोगों को जो है काम मिलेगा. एटलीस्ट कौन, घर के एक मेंबर को, हर घर के एक मेंबर को. फिर नेक्स्ट आता है दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना. ये 2014 में लॉन्च हुई और इनका ये था कि पॉवर्टी को कम करना है और सस्टेनेबल एम्प्लॉयमेंट को इंक्रीज़ करना है और जो रेगुलर वेज है उन पे भी काम करना है, स्पेशली जो 15 से 35 साल के एज ग्रुप के लोग हैं उनके लिए, है ना. और वो रूरल फैमिली से बिलोंग करनी चाहिए और पुअर फैमिली से. 9th आता है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंटरप्रेन्योरशिप. 2015 में आया, पहले 2009 में नोटिफाइड हुआ था, फिर 2015 में आया. इनका मोटिव ये था कि एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना है और एंटरप्रेन्योरशिप द्वारा करियर को भी इम्पोर्टेंस देनी है और एंटरप्रेन्योरशिप को वुमेन्स में भी क्या करना है, प्रमोट करना है. फिर 10th पॉइंट है 2016 में स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव आया, जहाँ पे लोगों को ज़्यादा स्ट्रेंथ मिला, इंस्पिरेशन मिला, स्पेशली जो यंग टैलेंटेड जनरेशन है उन लोगों के लिए. फिर नेक्स्ट आया प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना. 2016 से 20 तक थी ये. इनका ऑब्जेक्टिव था कि जहाँ पे स्किल डेवलपमेंट को ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिले और उसके बदले उनको मॉनेटरी रिवॉर्ड मिले, ताकि जब वो अपना सक्सेसफुली जो भी ट्रेनिंग है वो कंप्लीट करते हैं तब.
ठीक है। और गवर्नमेंट ने इसके लिए 12,000 करोड़ का बजट जो है वो पेश किया था। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर नंबर 7 का भी एक्सरसाइज फिनिश होता है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में चैप्टर नंबर 8 के साथ। तब तक चैनल पे बने रहिए और चैनल को ढेर सारा